हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक और न्यू सेशन में। तो प्रीवियस में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास डिस्कस किए हैं और हमने पहले भी आपके साथ मेंशन किया कि पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के ऊपर प्रेजेंट है। वहाँ पे हमने लिंक भी शेयर किए थे, यानी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है। प्रॉपरली उनको एक पैटर्न में सेट करके हमने वहाँ पे अरेंज किया हुआ है। प्रीवियस के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेगा सेशंस हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरी की पूरी +1 +2 एंड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपका ऑलरेडी टेट आने वाला है संडे के दिन, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और जस्ट आपको अब रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन फाइल है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पूरी की पूरी जितनी भी आपकी 11 12 का कवर होता है सिलेबस, वो पूरा का पूरा इसके अंदर। और इस बार पेपर बहुत आसान आ रहे हैं, तो इस बार की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अब हो सकता है कि 90% पेपर सेम सेम रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका पेपर भी बहुत ईजी आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपके पास किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब इस बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये टर्म आपके पास जो मिल्टन थे उनके द्वारा दी गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल के द्वारा दी गई है। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया टर्म आपके पास गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियर थ्योरी आपके पास युकावा के द्वारा दी गई है। ठीक है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ मॉलिक्यूल, जो रमन इफेक्ट है वो सीबी रमन जी के द्वारा दिया गया है। लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट, जो वेन आपके पास है उनके द्वारा दिया गया, इसमें वेन लॉ भी आपके पास प्रेजेंट है। एरोप्लेन वर्क करते हैं आपके पास बर्नौलियस प्रिंसिपल के ऊपर। रॉकेट रॉकेट जो वर्क करता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है, यानी मोमेंटम ऑफ या लीनियर मोमेंटम के ऊपर वर्क कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर वर्क करता है। स्टीम इंजन आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर वर्क करता है। ओके। हमारे पास नेचर में 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस होती है: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वो लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, उसका ऑर्डर होता है 10⁻22 न्यूटन। अल्थ्रो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 10⁻−38 है। इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होता है वो होते हैं हमारे पास ग्रेविटोन। ठीक है, ग्रेविटोन इसके अंदर एक्सचेंजेबल पार्टिकल है। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं आपके पास एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, और आपके पास ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात की जाए तो इसका 10⁻−13 है। बीटा डी के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, यानी आपके पास जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो ये दोनों, ये अट्रैक्टिव भी होती है एज वेल एज रिपल्सिव भी होती है। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। एक्सचेंजेबल पार्टिकल इसमें प्रोटॉन होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो वो सेंट्रल फोर्स होती है, सॉरी नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज होती है 10⁻−15। तो बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियस होती है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं आपके पास वो पाई मिजोन होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और जो एटॉमिक बॉम्ब है और न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको पूछा गया है। जैसे आपको एग्जांपल दे देंगे कि आपके पास मान लीजिए 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी जो है वो बना सकता है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही होती है 3 × 10⁸ और 1 ग्राम में आप यूज नहीं करते तो आप 10⁻−3 आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 1/1000, है ना, क्योंकि आपको केजी में लिखना है ना, इंटू 3 × 10⁸ तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपके पास ऑलरेडी पूछा गया है। रॉकेट प्रोपल्शन वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रो इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के साथ। और गन रिकॉइल ये भी आपके पास यहीं से निकलता है, यानी जो आपके पास मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस
जो आपके पास इंटू वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी अगर आपको मान लो गन है, ठीक है, वेट ज्यादा होगा तो गन का जो रिकॉइल है वो v, दिस विल इक्वल टू माइनस एम बी वाई एम। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो रिकॉइल है वो पीछे की तरफ को होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू रो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ द रोटेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर, इसके यूनिट होते हैं, ठीक है। यहीं पे आपके पास कूलम लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। यूनिट सेम है, देखो सिर्फ मास के साथ के जी इनवर्स स्क्वायर था ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड टर्म इसमें काफी इंपॉर्टेंट आती है आपके पास यूनिट्स, जैसे सीजीएस की बात की जाए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या डिग्री सेल्सियस आपके पास यूनिट हो जाते हैं। एफपीएस में बात करें फुट, पाउंड, सेकंड होते हैं। एमकेएस में मीटर, केजी, सेकंड आपके पास। एसआई जो है वो मॉडिफिकेशन फॉर्म है एमएस की, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए, जैसे आपके पास केजी हो गया, मीटर आपके पास हो गया, सेकंड हो गया, कैल्विन आपके पास हो गया, मोल ऑफ सब्सटेंस जिसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं या एन ने लिख दो, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया। फिर आपके पास टेम्परेचर हो गया, फिर लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल आपके पास हो गया, और करंट के हो गए एम्पियर 1 2 3 4 5 6 7। और दो सॉलिड होते हैं आपके पास, एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन। बाकी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। मास की बात की जाए तो मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, मास बॉडी आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास चाहे देखो, मास जो होता है ना वो डायरेक्टली इनर्शिया के साथ कंपेयर होता है। जैसे अगर कोई हैवी बॉडी है उसका इनर्शिया ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, यानी किसी सब्सटेंस के अंदर कितना भरा हुआ है। जैसे डेंसिटी पढ़ते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा आपके पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम है, तो जैसे लोहा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वॉल्यूम थोड़ा हो जाता है, उसका मास तो उतना ही है ना। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरी लो, पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। हाउएवर मास ऑफ द बॉडी चेंज इफ इट्स स्पीड इज कंपैरेटिवली विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अगर लाइट की स्पीड के बराबर अगर कोई बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो थोड़ा बहुत चेंज उसके मासेस में देखा जाता है। अब कुछ प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके पास। जैसे मैं आपसे पूछ लूं किलो, तो किलो प्रीफिक्स होता है, इसको 10⁻³ करके आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। नैनो बहुत बार पूछा गया है, मीटर में होते हैं सारे, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻12 मीटर, ठीक है। माइक्रो हो गया 10⁻⁻6, मिली आपके पास हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। फिर होता है इको मेथड, इको का मतलब होता है जब साउंड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके वापस हमारे पास आती है। इको इज द साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय ए लार्ज एंड हार्ड ऑब्स्टेकल। इसमें क्या बोलता है, इको इज द फैक्ट दैट रिपीटेशन ऑफ वेव लाइक अ साउंड, वेव अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव हो गई, रेडियो वेव हो गई, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव बाय द हार्ड ऑब्स्टेकल। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, प्रिंसिपल सेम इको प्रिंसिपल वर्क होता है इसमें, ठीक है। इसका यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एग्जाम में पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक वेव का इसमें यूज किया जाता है, इसका यूज करते हैं स्पेशली जैसे डेप्थ ऑफ सी को चेक करने के लिए, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है ना, ताकि जहाज वहां पे टकरा के उस टूट ना जाए। कैपलर के 3 लॉ पढ़ते हैं हम, जैसे फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड लॉ बेसिकली रिलेशन बताता है किसके बीच का, आपके पास टाइम पीरियड एंड रेडियस के बीच में, यानी जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब के बराबर, इसका रिलेशन है आपके पास जस्ट है, ठीक है। एक टेक्निक होती है लेजर टेक्निक, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन द मास ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। इसका एक और बेस्ट डेफिनेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर टेक्निक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज होता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, पैरालैटिक सेकेंड 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर,
वन चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ठीक है, काफी बड़े यूनिट है आपके पास। नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी, ठीक है, यूनिट्स हैं आपके पास। 1 एंस्ट्रॉम भी पूछ लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट बताता है आपको, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके हम निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज वेलोसिटी में भी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल्स। अगर आपके पास मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, वो क्या बोलता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद डिफरेंट स्पीड। तो ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आपके पास पूछा गया, यानी वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। बाकी डिस्टेंस की कुछ टर्म है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ओडोमीटर जो है वो यूज किया जाता है व्हीकल्स के अंदर टू मेजर द डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी विलॉस वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है एंड डिपेंड नहीं करता चॉइस ऑफ द ओरिजिन के ऊपर। ओके, एरिया एंड स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस आपको बताता है। When an body move with a constant speed in a circular path, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। देखो सर्कल में, सर्कल मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्लियर। तो देखो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रही है, इट मीन ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। आपके पास इकट्ठा लिख दिया हमने टर्म्स को। ओके, किसी भी बॉल को अगर आप ड्रॉप करोगे एक सर्टेन हाइट से, तो जब वो ग्राउंड के साथ टच होने वाला होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh, ठीक है। ये फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। अब यहाँ पे नॉर्मली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। स्केलर में जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गई है ना, फोर्स हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे उसका पार्ट आ जाते हैं। दो टाइप के वेक्टर आते हैं, पोलर एंड एक्सियल, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्टली टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होती है, जिस तरफ को आपकी फोर्स लगी होगी उसी साइड को ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, उसी तरफ को ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लेकिन एक्सियल का मतलब होता है कि जिस तरफ को फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट उस तरफ को ना जाके अंदर की तरफ को अट्रैक्ट होता है, यानी इनर फोर्स उसके ऊपर लगती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ को। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो गया, है ना। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स हमेशा जीरो होते हैं। एंगल बिटवीन टू नेगेटिव वेक्टर्स 180 या पाई हम उसको बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर जिसमें अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन सेम होती है। को इनिशियल वेक्टर जिसमें कॉमन इनिशियल पॉइंट आपके पास रहेगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप के साथ, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है ना यूनिट वेक्टर का, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। नल वेक्टर होता है इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। ओके, अगर आपके पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन टू गिव जीरो रिजल्टेंट, 2 is the right answer. Minimum number of vector of unequal magnitude can give zero resultant, 3 वेक्टर होने चाहिए, तो वो आपके पास कोप्लेनर होते हैं। इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर देन मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हुज रिजल्टेंट इज जीरो, तो आपके पास वो 4 वेक्टर होने चाहिए मिनिमम। ओके, इन अ प्लेन एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ ए,
अगर आपके पास कोई प्लेन है उसमें एक्स वाई कंपोनेंट ऐसे आते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड आता है जैसे एक्स वाई जेड का स्क्वायर होल अंडर द रूट। ओके, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो एंगल निकल सकता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेम इसी तरीके से ए क्रॉस बी करेंगे तो वो आपके पास साइन ऑफ थीटा के साथ रिप्रेजेंट होता है। ओके, इसी में काफी इंपॉर्टेंट टर्म आ जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विद वेलोसिटी एंड विच इज देन अलाउ टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपके पास मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एट द हाईएस्ट पॉइंट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास दिस विल बी इक्वल टू एम यू कॉस ऑफ थीटा। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दिस विल बी इक्वल टू वी यू कॉस ऑफ थीटा या हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। तो वी एक्स की वैल्यू तो ये है एम यू कॉस ऑफ थीटा, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द हाइएस्ट पॉइंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मेक द एंगल 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री का होता है। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो होता है पैराबोलिक। ओके, कितनी हाइट अटेन करेगा, तो हमेशा ही वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मास के वो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम भी कोई भी वैल्यू होगी मास के हमेशा इंडिपेंडेंट वो रहती है, बाकी वो आपके पास डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, एंगल कितना उसको वहां पे दिया गया है, चाहे आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की ही आप बात कर लें। हॉरिजॉन्टल अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में भी डिपेंड यू एंड थीटा के ऊपर करेगा। अगर आप चाहते हो वो ज्यादा दूर तक जाए तो वो आपके पास 45 के ऊपर आप उसको फेंकेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है आपके पास, डिफरेंट प्रोजेक्टाइल हैव डिफरेंट मासेस हैव द सेम मैक्सिमम रेंज। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। रेंज का होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हमने देखा कि रेंज तो 45 के ऊपर मैक्सिमम होती है, तो अगर आप 45 डालोगे 90 91 होगा, तो आर मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई जी। हाइट के लिए होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम के लिए होता है 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। वर्टिकल में देखो तो वर्टिकल ऊपर की साइड थीटा फिक्स है 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो 180 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 91 होता है ना, तो 2 साइन थीटा है, सॉरी साइन 2 थीटा है, तो 2 थीटा यानी 180, तो 0 होता है। तो वर्टिकल में कोई रेंज नहीं है, क्यों? ऑब्जेक्ट ऊपर गया सेम उसी जगह के ऊपर वो वापिस आ गया। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो अगेन 91, तो h की वैल्यू ठीक है, तो 90 की वैल्यू डालो, साइन यहाँ से हट जाएगा सब में। एक रिलेशन आता है रेंज एंड हाइट के बीच के अंदर, तो रेंज होती है 4h कॉट ऑफ थीटा, हमें पता है कि 45 के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो कॉट 45 कर दो, है ना, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, 1 नहीं आएगा। ओके, तो आज आता है आर मैक्स इज इक्वल टू एच, ठीक है 4h करके, तो एक रिलेशन होता है रेंज एंड हाइट के बीच में। ओके, बाकी टर्म हमने अभी देख लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड वी वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। आर मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, और ये वही टर्म है जो अभी हमने कहा कि वर्टिकल में मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, 2 सेकंड उसे ऊपर जाने में लग रहे हैं, तो 2 ही सेकंड उसे नीचे आने में लगेंगे, यही बोल रहा है। टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, हमेशा इक्वल रहते हैं वो। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया? गैलीलियो के द्वारा। क्या कहा था इन्होंने? नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो आपके पास आई थी बेसिकली एक्सप्लेन की गई थी सेकंड लॉ के अंदर। अगर पूछ लें तो आप क्या बोलोगे कि वो सेकंड लॉ के अंदर कहा गया था, ओनली वैलिड फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड लॉ में हम लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करते हैं और फोर्स को आपके पास ड्राइव करते हैं। लीनियर मोमेंटम अभी हमने पढ़ लिया है, रो इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास के यूनिट हो गए केजी, वेलोसिटी के हो गए मीटर पर सेकंड, ठीक है। फोर्स आप सभी को पता है मास इनटू एक्सेलेरेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास के यूनिट हो गए केजी और एक्सेलेरेशन के हो गए मीटर पर सेकंड इनवर्स के एंड न्यूटन एंड डाइन के साथ। तो इंपल्स हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम।
ठीक है, बाकी ये यूनिट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। डाइन तो चलो आपके पास सीजीएस में हो गया और एसआई में। इनका रिलेशन बनाओ जरा, देखो 1 kg लिखते हैं ना, तो कन्वर्जन ही तो करनी है। केजी को जब ग्राम में बदलोगे तो क्या होगा, 10⁻³ ग्राम होगा। और जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर और ग्राम जो होता है वो सीजीएस की बात आ गई। तो 10⁵ आप लिख सकते हो इसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो सेकंड में तो कोई चेंज नहीं आता ना, दिस इज डाइन। तो 10⁵ डाइन्स। ठीक है, और आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो ग्रेविटेशनल यूनिट में भी। तो सीजीएस में होते हैं GWT, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेट के साथ, या जीएफ करके। तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स। और एसआई में होते हैं केजी वेट करके, यानी केजीएफ करके। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 डाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बहुत बार आपके पास ये एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन थर्ड लॉ आपके पास रिप्रेजेंट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी आप फोर्स लगाओगे उतनी ही आपके ऊपर वापस लगेगी। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया एक बार, कि आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन हो गया, तो एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सेम बॉडी के ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं। ओके, थर्ड लॉ को बोलते हैं आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ को बोलते हैं रियल लॉ, क्योंकि आप उससे दोनों लॉ ड्राइव कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम हमारे पास आते हैं फोर्सेस के बेसिस के ऊपर। जैसे आपके पास वेट हो गया, है ना, वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, जो कांटेक्ट के साथ लगती है, जब दो एरिया आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो नॉर्मल एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। जिस तरफ को आपका फोर्स लगाओगे ना, जैसे हमने इम्प्लाई की, नॉर्मल तो वेट होता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोजिट लगती है अप्लाइड फोर्स के। काउज होता है आपके पास कि जब भी दो सरफेस आपस में आते हैं तो वो रब करते हैं, और उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, आपस में फ्रिक्शन करते हैं। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है, जैसे आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वो हिल नहीं रही है आपके पास, वहीं रुक रही है, इट मीन्स कि उसमें जितनी आप फोर्स लगा रहे हो वो काउंटर बैलेंस कर दे रही है उसको, है ना। जितनी फोर्स आपने लगाई उतनी बैलेंस कर दी फ्रिक्शनल फोर्स में, वो बॉडी हिलेगी नहीं, रेस्ट के ऊपर रहेगी। लेकिन एक एक ऐसा टाइम भी आएगा जिसके बाद बॉडी चलना शुरू कर देगी, जिससे मूव करना शुरू कर देगी। वो टाइम, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है जो टाइप का, स्लाइडिंग, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है या वो रोल कर रही होगी। ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है, इज रेस्ट इन द मोशन इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द स्टैटिक, यानी कोई भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बॉडी रेस्ट के ऊपर रहेगी। अगर ज्यादा हो जाएगा तो मूव कर जाएगी। अगर बराबर है तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुश एंड पुल, ठीक है, तो मान लो पुश की वैल्यू F1 है, तो क्या बोलता है, जो F1 है वो हमेशा ज्यादा रहता है F2 के केस में। ओके, ठीक है, बाकी आपके पास कॉफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन के, रोलिंग फ्रिक्शन के एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के, दे आर ऑलवेज इक्वल टू, यानी हमेशा क्या रहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू काइनेटिक, एज कंपेयर टू रोलिंग। ओके, बाकी सेम चीजें आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन विच अ बॉडी मूव्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन कांटेक्ट, वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक आता है एंगल, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज के, टेन ऑफ थीटा करके आप रिप्रेजेंट करते हो उसको, है ना, टेन ऑफ थीटा, यानी कितना थीटा होगा, म्यू, टेन ऑफ थीटा करके वैल्यू आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू सब्सटेंस इन कांटेक्ट एंड सरफेस जो होता है, या टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, नेचर ऑफ फ्लूइड एंड स्पीड ऑफ द सॉलिड बॉडी। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद अब बॉडी जैसे सर्कल में घूमती है तो फ्रिक्वेंसी होती है 1/t, हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड, इसके यूनिट होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, व्हेन अ बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड,
देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड मोशन, ठीक है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स हम पढ़ चुके हैं, द फोर्स विच ड्राइव अ बॉडी मूव इन अ लीनियर पाथ टू मूव इट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज अ डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, दैट इज द इनवर्ड फोर्स लगती है। फोर्स होती है F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mr v स्क्वायर। इसके पत्थर है, धागे के साथ बांध के घुमा लो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई सन एंड अर्थ के चारों तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। या आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आउटवर्ड लगती है, जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का एग्जांपल है। यानी फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडी और पार्टिकल ऑफ अ रोटेशनल या रोटेटिंग फ्रेम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्सेस। जैसे सेपरेशन ऑफ हैवी एंड लाइट लिक्विड, मिल्क एंड क्रीम का एग्जांपल हो गया, है ना। आपके पास इट इज नॉट अ फोर्स रिएक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्टिशियस एंड pseudo forces which came into a play in a rotatory frame। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है ना एक रोटेशनल फ्रेम में, तभी आपके पास ये वर्क कर, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रही है वो। ठीक है, वर्क डन, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, तो ये भी होगा, लेकिन ये स्केलर टर्म है, ठीक है। एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या आपके पास जीरो होगा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो पॉजिटिव वर्क, इट मीन जिस तरफ को आपने फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट उसी तरफ को डिस्प्लेस हुआ है। 90 का मतलब है फोर्स इस साइड लग गई, बॉडी इस साइड डिस्प्लेस हो गई, और नेगेटिव का मतलब है कि फोर्स इस साइड लगी, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटी फॉर डूइंग अ वर्क, यूनिट होते हैं आपके पास जूल। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम डबल या आपके पास स्पीड बिकम डबल, तो देखो वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली वी स्क्वायर। तो अगर आपके पास ये 2 टाइम्स होती हैं, जैसे मान लो v 2 टाइम हो गया तो 4 बन जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, 3 टाइम होता है तो 9 टाइम हो जाएगी। स्पीड यानी स्पीड अगर आपके पास, तो एनर्जी कितना चेंज करेगी, है ना। अगर ये 4 टाइम होगा तो 16 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम होगा तो 25 टाइम आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। रिलेशन आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर बाई 2m। आपके पास एक रिलेशन बैठ जाता है यहाँ पे। यहाँ से भी बहुत सारे, एक आपके पास ट्रक है, एक कार है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे यहाँ से बने हैं। पोटेंशियल एनर्जी सेम, यूनिट सेम है, और mgh यानी जो हाइट के साथ आती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द स्प्रिंग ऑफ द अर्थ इज जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग के केस में निकाल सकते हो, यानी F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट पूछे गए थे एग्जाम में, तो के यूनिट क्या आएंगे आपके पास, न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो मीटर इनवर्स, तो आपके पास ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं इसके यूनिट, ठीक है। ये बेसिकली के यूनिट है ये। कंजर्वेटिव फोर्स जो इनिशियल एंड फाइनल पाथ के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू W/T, यानी वॉट इसके यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। वर्क चेंज इन वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जूल पर सेकंड। यूनिट इसके हॉर्स पावर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, डायरेक्ट आने वाली टर्म्स हैं सारी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है आपके पास, 3 टाइप के कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। तो कंजर्वेटिव यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व रहेगी, या टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व रहती है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें आपके पास लीनियर मोमेंटम तो सभी में कंजर्व रहता है देखो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, जब मैंने इसको हिट किया तो इसको जाके हिट करता है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, ठीक है, तो ये जब इसके ऊपर आएगा ना तो शुरू में रेस्ट के ऊपर है,
जब इसके ऊपर ये फोर्स देगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी और ये रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। जैसे होता है ना, आप कैरम खेलते हो, स्ट्राइकर के साथ हिट करते हो तो उसने आगे को हिट किया, आगे जो गोटी थी उसने दूसरे को हिट किया तो वो रुक जाती है, तो उसने यानी पूरी एनर्जी कंजर्व कर दी। सेकंड में क्या होता है, वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता है, यानी जैसे मान लो मैंने इसको हिट किया, ठीक है, तो दोनों मूव मोशन में आ गए। थर्ड में क्या होता है, दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ और मूव करते हैं। ओके, बाकी ये रिलेशन था काइनेटिक एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में, जो अभी हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। केपलर लॉ अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किए थे। फर्स्ट था लॉ ऑफ ऑर्बिट, कोई भी सर्कल आपके पास प्लेनेट है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। लॉ ऑफ एरिया आपके पास हो गया, ठीक है, कि एरियल वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहती है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया आपके पास स्वाइप होता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल भी आया था आपके पास। मान लीजिए इसको स्वाइप करने में t1 टाइम लगा, इसको t2, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये डबल है, ये एरिया डबल है एज कंपेयर टू एरिया, इसको मान लो A2, इसको मान लो A1, एज कंपेयर टू A1, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको T2 को टाइम लगता है 2 ऑफ T1, यानी डबल टाइम लगेगा ना, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वाइप होगा। अगर एरिया डबल है तो टाइम डबल हो जाएगा, ट्रिपल एरिया है तो टाइम भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी किस तरह से डिपेंड करती है, आप जैसे जी पढ़ते हो तो हम कैसे पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जी होता है फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स जब ग्रेविटेशनल हो तो कैसे होता है, जी एम एम अपॉन स्मॉल एम और आर स्क्वायर, ये तो कट जाता है। तो जो जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो रेडियस ऑफ द अर्थ वेरी करता है हर जगह के ऊपर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर तो रेडियस जीरो होता है, तो वहां पे जी भी जीरो हो जाता है, और वेट भी इसी के साथ मूव करता है, क्योंकि वेट होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो कांस्टेंट है, तो जी के साथ ही जहां पे जी जीरो, वेट भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो यही आपके पास, यानी पोल के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू मिनिमम होती है, तो वेट भी वहां पे कम हो जाएगा, है ना। तो जब आप पोल से मूव करते हो इक्वेटर की तरफ तो वेट डिक्रीज करता है, और जब आप यहाँ को मूव करते हो पोल की तरफ को तो वेट इंक्रीज करता है, यही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, जी के साथ ही मूव करता है। ओके, बाकी यूनिट आप चेक कर लेना यहाँ से। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 2g r। ठीक है, फॉर अर्थ जो एस्केप स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून के लिए होती है 2.37, इसलिए मून के पास कोई भी एनवायरमेंट नहीं है। ठीक है, एस्केप स्पीड डेंसिटी के साथ कैसे वेरी करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मास और साइज के इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जेक्ट के, लेकिन प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है। जो एस्केप स्पीड है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, है √2gr। ठीक है, तो g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ओके, अर्थ सैटेलाइट फर्स्ट थी स्पुतनिक, रशिया ने लॉन्च की थी, इंडिया ने आर्यभट्टा लॉन्च की थी 1997 में। ओके, दो टाइप की सैटेलाइट्स होती है, जियो स्टेशनरी, इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, डायरेक्शन होती है वेस्ट वेस्ट, हाइट होती है 36,000 किलोमीटर, और वो मूव करती है, यानी वेव्स होती है रेडियो वेव। ठीक है, 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज आइनोस्फीयर्स में वर्क करती है। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो जीरो रहता है। पोलर सैटेलाइट एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, टाइम पीरियड होता है 10 मिनट, एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द पोलर सैटेलाइट इज 90 डिग्री। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो वो जीरो होता है एट इनफाइनाइट, एंड ये आपको पढ़ाया गया था, केपलर का थर्ड लॉ है हमारे पास। ओके, कुछ आपके पास टर्म आते डायरेक्ट टर्म, जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा हिल गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, कैमरा थोड़ा सा हमारा नीचे आ गया है, अब पता नहीं ये कब का आ गया था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ स्पेशली, चलो कोई नहीं, इसको नीचे आने दो, हम थोड़ा सा कंप्यूटर की अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, है ना, अब ठीक है। ओके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टीचर अगर हमारे सामने रहे तो हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो इतना काफ़ी है ना, मेरी हाथ की मूवमेंट भी आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो है इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडीज क्या होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी
जो जैसे आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो प्रॉपरली क्या होती है, वो अपनी पोजीशन रीगेन करती है। तो क्विड्स फाइबर को माना जाता है 99.9% ये इलास्टिक होता है। प्लास्टिक बॉडी जो वापिस नहीं आती, जैसे लाइक पैराफिन बैग्स या वेट क्ले हमारे पास हो गई। ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दो टर्म चलती है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये पास्कल, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायमेंशन फार्मूला एम एल इनवर्स टी इनवर्स का। स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी देखो फोर्स की ही बात होती है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लेंथ को चेंज कर रहा है। बल्क को वॉल्यूम बोलते हैं आपके पास, ठीक है। एंड स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर इनके टाइप की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयर स्ट्रेन हमारे पास होता है, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, tan ऑफ थीटा। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन हमेशा इक्वल होते हैं, यानी जो इनकी रेशियो होती है वो कांस्टेंट रहती है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको बोलते हो आप, यहाँ से कांस्टेंट निकल रहा है। इसके यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेन के तो कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस के ही हैं, तो जो आपने ऊपर स्ट्रेस के यूनिट लिखे थे वही आपके पास यहाँ पे वर्क करेंगे। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इंडिपेंडेंट द डायमेंशन, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो यहीं से टर्म आती है आपके पास यंगस मॉडुलस, वर्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शेयर मॉडुलस जिसको बोलते हैं। ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम जी एल बाई पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके पास है, जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यंगस्ट मॉडुलस डिक्रीज कर जाता है। एंड फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, ये एग्जाम में पूछा गया है आपके पास, जो वैल्यू होती है वो इन्फानाइट होती है। बल्क की बात करेंगे तो बल्क स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, माइनस पी वी बाई डेल्टा बी, ठीक है। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी ये इन्फानाइट होता है, और आइडियल के लिए भी ये इन्फानाइट होता है। ऑफ मॉडुलस रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है फॉर आइडियल लिक्विड के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास होता है बेसिकली शेयर्ड स्ट्रेन बाई शेयर वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ आएगा, ठीक है, यानी शेयर्ड स्ट्रेन के साथ इसकी वैल्यू आती है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से आपके पास, ओके। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर, बहुत कॉमन टर्म है। प्रेशर आपने पीछे देखा फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। यूनिट सेम रहेंगे आपके पास, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल के साथ रिप्रेजेंट कर दो। अगर आप स्टडी करते हो फ्लूइड को एट रेस्ट के ऊपर तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक, और उसी को आप स्टडी करते हैं मोशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक। ओके, यूनिट सेम है आपके पास। रिलेटिव डेंसिटी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। रिलेटिव डेंसिटी होती है आपके पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और इसके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर की डेंसिटी वो आपके पास मैक्सिमम होती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, तो P इज इक्वल टू एच रो जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी को अगर आप डेप्थ में चेक करो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी उसमें ऐड कर देते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और 1 एटीएम होता है 76 mm ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये प्रेशर के यूनिट है 1 बार, 10⁶ डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड 10⁵ पास्कल। टॉर भी इसी के यूनिट है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम एंड 133.3 पास्कल। आर्किमिडीज ने फ्लोटिंग प्रिंसिपल दिया था, रिलेशन दिया था डेंसिटी एंड लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी में। तो इनका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई भी बॉडी तभी तैरेगी जब वो अपने वेट के बराबर वेट को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, अदरवाइज वो फ्लोट नहीं कर सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म आ जैसे रिलेटिव रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, तो फॉर्मूला बनता है ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
वॉल्यूम इमर्ज एंड टोटल वॉल्यूम। जैसे अगर मैं आइस का कंपैरिजन करूं तो आपको पता होगा 0.9 एंड 0.1 का रिलेशन आता है, या 9:1 का आता है, या फिर 90% एंड 10% का। ठीक है, यानी जो आपके पास लिक्विड होगा, ठीक है, वो बेसिकली सिर्फ आइस होते हैं ना, तो आइस 10% ही ऊपर दिखती है, 90% वो पानी के अंदर हमारे पास होती है। ओके, जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो दो तीन टाइप के मोशन आते हैं, जैसे स्ट्रीम लाइन फ्लो जो एक रेगुलर फ्लो होता है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। टर्बुलेंट जो एक इरेगुलर फ्लो होता है, ठीक है। बर्नौलियस प्रिंसिपल जिसके ऊपर हवाई जहाज वर्क करते हैं आपके पास, है ना, क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो एक चीज नोट करना, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बर्नौलिस प्रिंसिपल किसके साथ डील करता है, वो एनर्जी के साथ डील करता है। विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑफ ए लिक्विड, तो फोर्स की वैल्यू आती है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यूनिट होते हैं पॉइस या डाइन सेकंड सेंटीमीटर, या डेका पॉइस न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स। ओके, टेम्परेचर के साथ डील करोगे तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये डिक्रीज करता है इन केस ऑफ लिक्विड, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये आपके पास गैसेस के केस में इंक्रीज कर जाता है। ओके, स्टोक्स लॉ सिंपल है, टर्मिनेट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। रेनॉल्ड नंबर फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रीम लाइन है, टर्बुलेंस है या अनस्टेबल है। अगर R की वैल्यू 10,000 से 1,000 से कम आती है तो स्ट्रीम लाइन, ज़्यादा आती है 2,000 से तो टर्बुलेंस, और बीच में आती है तो मिक्स फ्लो होता है। इसमें फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी सी रो डी बाई ईटा। ठीक है, सिंपल है, बाकी पॉइजन इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है सरफेस टेंशन से रिगार्डिंग, यानी फोर्स ऑफ कोहेंशन फोर्सेस। कोहेंशन का मतलब होता है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर वो ज्यादा है, फॉर एग्जांपल से मरकरी हो गया, तो आप उसको आसानी से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तो आपके पास वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ कोहेंशन को। एडेंशन फोर्सेस की बात की जाए तो फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे वाटर प्लस ग्लास, आप जैसे ग्लास ले लो ना, तो ग्लास वेट कर देता है, ग्लास को वेट कर देता है पानी। मरकरी को डालो जरा ग्लास में, वो वेट ही नहीं करेगा। जो चीज वेट करती है उसके अंदर एडेंशन फोर्सेज होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और चौक हो गई, तो लिख सकते हो ना आप, ठीक है, तो वो एडेंशन फोर्सेज का एग्जांपल होता है। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर इनवर्स इसके यूनिट होंगे, mL0 T इनवर्स स्क्वायर। इसकी एप्लीकेशन है, जैसे स्फेरिकल शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश स्टिकी स्टिक हो जाता है, नीडल प्लेस जेंटली ऑन द फ्री सरफेस, सरफेस ऑफ द वाटर इन अ बीकर डज नॉट सिंक। ठीक है, तो नीडल डूबती नहीं है आप, क्योंकि एक लेयर बन जाती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जो लिक्विड है उसके ऊपर फोर्स है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड चाहता है कि वो एक फोर्स एक्वायर करे। तभी तो आप देखते हो दो टाइप के मिनिस्कस बन जाते हैं, कभी आपके पास कॉनकेव बनता है, कभी आपके पास कॉन्वेक्स टाइप के मिनिस्कस की फॉर्मेशन होती है। ये रहे मिनिस्कस, ठीक है, ये अपवर्ड को कॉनकेव है और ये अपवर्ड को कॉन्वेक्स है। तो ये वेट करता है बेसिकली, और ये वेट नहीं करता है, नॉट वेट। तो वाटर और मर्करी का एग्जांपल है, देखो कनकेव अपवर्ड वेट करेगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो लेस देन 90 है। कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम हो तभी आप कपड़े धो सकते हो, यानी ये कपड़ों धोने का मैकेनिज्म भी है अगर देखा जाए। एडेंशन फोर्सेज होते हैं और इसमें कोहेंशन फोर्सेज, जैसे कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, आपके पास वेट नहीं करता है। ओके, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा हाईली एडवांस टर्म है कि कोई भी प्रेशर होता है लिक्विड ड्रॉप या बबल के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। सरफेस टेंशन की बात करें तो एक्शन ऑफ डिटर्जेंट की बात कैसे होती है। डिटर्जेंट सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक होते हैं, उनकी सरफेस टेंशन भी कम होती है, ताकि देखो जख्म है, आप ज्यादा रब तो कर नहीं सकते ना, पेन होगी, तो उसी को इसी तरीके से बनाया जाता है कि वो इधर उधर ज्यादा मूव कर जाए आराम से, ठीक है। अब कुछ डायरेक्ट टर्म है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियडिक, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी के साथ, या y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के साथ। ओके, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, फाई इज द फेस डिफरेंस।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ऑफ थीटा एंड ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पता होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई L/g। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में आ चुका है। अगर g की वैल्यू 0 हो जाए सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, तो घड़ी रुकेगी नहीं, यानी टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज विद इंक्रीज द लेंथ। इफ लेंथ इज इंक्रीज एन टाइम, जो टाइम पीरियड है वो अंडरूट एन टाइम, जैसे मान लो एन टाइम टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है, तो अंडरूट एन टाइम जो है उसकी टाइम पीरियड हो जाएगा, लेंथ के साथ वेरी कर, जैसे लेंथ 2 टाइम हो गई तो दिस विल द अंडरूट 2, जो टाइम पीरियड के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी तक था, जैसे आप देख रहे हो, ये 11th के रिगार्डिंग है। इसके बाद जैसे वेव टाइप आपके पास आती है, 3 टाइप की होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर। मैकेनिकल इलास्टिक हो, जिसको मूव करने के लिए पाथ चाहिए। ठीक है, रिक्वायर मटेरियल मीडियम, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाटर वेव हो गई। ठीक है, कोई ना कोई पाथ चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर जाती है, जैसे सन से आने वाला सोर्स है, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना। वेव मोशन ऑफ 2 टाइप, जैसे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास जस्ट लाइक अ साउंड वेव हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्स यानी ट्रैवलिंग वेव, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी पाथ की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ये पोलराइज्ड होती है नेचर में, और ये नॉन पोलराइज्ड होती है, ये भी आपसे पास एग्जाम में पूछा जाता है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है, आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। क्लियर। velocity of the sound in gases varies as inversely proportional to the square root of the density of the medium, that is v is directly proportional to under root rho। जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर लेना, ये पीडीएफ फाइल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस वेरीज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके पास प्रेशर के साथ किस तरह से मूव करती है, टेम्परेचर के साथ किस तरह से आपके पास मूव करती है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि स्पेशली प्रेशर के साथ याद रखो, है ना, क्योंकि प्रेशर का ही आएगा, और आपको पता है प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है साउंड है उसकी स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैस वेरीज डायरेक्टली, तो आपके पास जैसे टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस बाई 1 केल्विन या 1 डिग्री, जो आपके पास साउंड है उसमें चेंज आता है 61 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के साथ। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के साथ भी वो चेंज करती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मल्टीपल टाइम्स जो है आपके पास एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं, जैसे ह्यूमन ऑडिबल रेंज कौन सी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये ऐसे लिखा होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको। अब इसको आप लिख सकते हो 20 dB से लेकर 80 dB तक। डेसिबल, डेसिबल भी आपके पास इसी के यूनिट है, तो 20 dB से लेकर 80 dB तक ऑडिबल है। इससे कम हम सुन नहीं सकते, इससे ज्यादा जो है हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव जिसकी वैल्यू लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, इसको एनिमल जैसे राइनोस वगैरह को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्यूब वगैरह जो आता है उसमें इंफ्रासोनिक वेव होती है। अल्ट्रासोनिक काफ़ी हार्मफुल वेव होती है, 20,000 से ज़्यादा होगी, यानी 80 dB से ज़्यादा। जो बैट्स वगैरह होती है ना, वो इसी का यूज़ करते हैं अपने जो उनके शिकार वगैरह होते हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिंग शॉक वेव टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, उसको बोलते हैं मैच नंबर। क्या बोलते हैं उसको, मैच नंबर। इन स्टेशनरी वेव नोड्स यानी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, नोड हो गया मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और एंटी नोड हो गया मैक्सिमम। ठीक है, नोट है आपके पास यहाँ पे, यानी सॉरी नोड्स, नोट लिखते हैं यहाँ पे।
आर ऑलवेज फाउंड एट द रीजन बाउंड्री while एंटीनोड आर फाउंड इन द फ्री बाउंड्री। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड या एंटी नोड, उनके बीच में हमेशा पाई बाई 2 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल नोड एंड इट्स नियरली एंटी नोड होती है आपके पास है लैम्डा बाई 4। बाकी डॉपलर इफेक्ट है आपके पास साउंड एंड जो रिलेटिव मोशन होता है बॉडी का, उसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ से नहीं आने वाला, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, phenomena of the apparent change in the frequency of the source due to the relative motion between the source and the observer is called the Doppler effect। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो 11th की फिजिक्स है ना, वो पूरी की पूरी कवर होती है। ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट टर्म थी, इसमें और भी डिटेल में होता है, ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ोगे तो ये सफिशिएंट है। ये रिवीजन फाइल है, तो रिवीजन का मतलब होता है कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपके पास 12 से रिगार्डिंग टर्म्स आती हैं, देखो फर्स्ट टर्म आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप ऐसे स्टडी करते हो चार्ज इज इक्वल टू आई टी करके। ठीक है, तो जैसे आपको हम क्वांटम को स्टडी करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो बेसिकली एन हम यहाँ से फाइंड कर रहे थे। चार्ज आपके पास 1 कूलम था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मिनिमम चार्ज है जो कोई बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो वैल्यू फिक्स है 6.25 इंटू 10⁻18। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻18? नहीं, क्यों? क्योंकि मिनिमम चार्ज ही आपके पास इतना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिस विल बी इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, तो यूनिट आप निकाल सकते हो। विच लॉ असेस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म क्लोज पाथ? वो बोलता है गॉस लॉ। कैपेसिटेंस के यूनिट है फराड। फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स, तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। K is the dielectric constant, A is the area of the plate, D is the distance between the plate। okay, capacitance of earth is considered to be, तो 711 माइक्रोफेराड। ठीक है, फिक्स वैल्यू है, निकाल भी सकते हो आप क्योंकि आपके पास एक स्फीयर है, तो स्फीयर के साथ वैल्यू आ जाती है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं आपके पास। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप निकाल सकते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो के की यूनिट और एप्सिलॉन के यूनिट पता होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली एट 90 के ऊपर होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर एंड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ओके, एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस के, कूलम वोल्ट, न्यूटन कूलम इनवर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जूल कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट है। ठीक है, कुछ चार्ज है आपके पास, है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा, लेकिन पॉजिटिव होता है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 1 एम्पियर, दिस विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये अभी आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया है ना, दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इज इक्वल टू एन ई। बेस्ट कंडक्टर हैज लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड so silver is the best conductor. If the radius of the copper wire is double, what will be the effect on its specific resistance? देखो specific resistance just temperature के ऊपर डिपेंड करती है एंड नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, तो वो रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर आपके पास होते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। जूल लॉ हीट को रिप्रेजेंट करता है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आपके पास जैसे कुछ डायरेक्ट टर्म आते, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल की बात करें तो वो डिक्रीज कर देती है, क्योंकि जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो डायरेक्ट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो अपॉन में आता है 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो वोल्ट है। EMF की बात की जा रही है यहाँ पे। इफ द वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो
इज स्ट्रेच टू डबल। देखो देखो रजिस्टिविटी की बात की जा रही है, आप चेंज कर लो, कोई भी चेंज वहां पे नहीं आएगा। ओके, कंडक्टिविटी के यूनिट ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमंस मीटर इनवर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, क्रिस्टॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, क्रिस्टॉफ फर्स्ट लॉ करंट के साथ डील करते हैं यानी चार्जेस के साथ। तो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकंड एनर्जी के साथ डील कर रहा है, ईएमएफ के साथ, पोटेंशियल के साथ, और फर्स्ट आपके पास करंट के साथ डील करता है, जो बोलते हैं टोटल करंट जो है वो जीरो होगा। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट होते हैं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओहम लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज ट्यूब एंड वैक्यूम ट्यूब डज नॉट ओबे ओहम लॉ। ठीक है, बाकी पोटेंशियल के साथ डील कर देता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V इज इक्वल टू आर आई। बाकी वही चीज़ें देखो, रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टडी कर लेना इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रेडिट बोल्टा उन्होंने बनाई थी, इसलिए बोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इफ आई बी द सेफ करंट फॉर द फ्यूज वायर, देन आई की वैल्यू होती है रेडियस के साथ। ठीक है, कि कितना करंट है, तो सेफ पॉइंट है उसका। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो SI यूनिट ऑफ K दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। 1 और स्टिड इज इक्वल टू 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट पैरेलल टू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर वो आपके पास इनफाइनाइट होती है और आइडियल अमीटर की जीरो होती है। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो आपके पास कभी भी किसी मास वाले पार्टिकल को ही वो एक्सेलेट करता है, जिसके पास मास नहीं है, ठीक है, वो उसको एक्सेलेट नहीं कर सकता। नो साइक्लोन कैन एक्सेलेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है तो वो उसको भी एक्सेलेट नहीं कर सकता है। बाकी हमने पढ़ लिया गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आप कैसे बदल सकते हो। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप स्टील का यूज करते हैं, जिसमें सॉफ्ट आयरन होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, तो आर्टिफिशियल में सॉफ्ट आयरन का यूज हो जाता है। बिकॉज दे हैव हाई corrosivity एंड फेयरली लार्ज वैल्यू ऑफ रिटेंशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल 90 होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम्पियर मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल मीटर 0 और वोल्ट मीटर के इन्फाइनाइट तक जाते हैं। 1 टेस्ला अभी हमने पढ़ लिया ये भी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एट मैग्नेटिक पोल द वैल्यू ऑफ डिप इज 90। सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट आपके पास होते हैं हेनरी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ओके, यूनिट ऑफ इंडक्शन वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। ट्रांसफॉर्म वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैपेसिटर ऑफर इजी पाथ टू एसी बट ब्लॉक डीसी, जो कैपेसिटर होते हैं वो एसी में यूज होते हैं। डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, यानी EMI के ऊपर। ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास कर सकता है। बाकी यहाँ पे यूनिट है जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर हो गए, पावर फैक्टर के वॉट आपके पास हो गए, मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला आपके पास हो गया। डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है। द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इंडिया में जो कमर्शियल अल्टरनेटिंग करंट होता है वो 50 हर्ट्ज के साथ आपके पास वेरी करता है। इंडक्शन फर्नेस मेक यूज ऑफ एडी करंट, ठीक है, प्रोड्यूस हीट। द कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ द परफेक्ट कपल्ड कॉइल इज यूनिटी। द motional EMF produced across a wire moving through a magnetic field does not depend upon a area of a cross section. लेंस लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ ही डील कर रहा है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ें जैसे एडी करंट की वजह से स्पार्किंग नहीं होती है, स्पार्किंग इंडक्शन की वजह से आपके पास होती है। ठीक है, इसके यूनिट आपके पास हेनरी होते हैं। तो रोल ऑफ इंडक्शन इनर्शिया की तरह वर्क करता है वो। AC कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज नहीं कर सकते। चोक कॉइल शुड हैव,
तो उसकी लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, हाई इंडक्टेंस होनी चाहिए। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मेजर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को वहां से हम मेजर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप की रेज होती है, जैसे गामा रेज, इंफ्रारेड हो गई, यूबी हो गई। यूबी को डिसइंफेक्टेंट प्योरिफिकेशन में यूज होता है। इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा हो गया, रिमोट सेंसर, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है, यानी इसको हीटिंग वेव भी बोलते हैं। जो आपके पास आईआर होती है इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग वेव बोलते हैं। गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्टर, हाई एनर्जी पेनिट्रेशन होती है इसकी, ठीक है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट इन हजार्ड एंड फॉग, तो इंफ्रारेड रेज का यूज करोगे ठीक है। रडार में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। टीवी ट्रांसमिशन में 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर 550 मेगाहर्ट्ज तक यूज होते हैं, ठीक है। व्हाट ऑसिलेट इन मैग्नेटिक वेव, चार्ज होते हैं या आपके पास फोटोन होते हैं। रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद ऑसिलेटर्स, ठीक है, ऑसिलेटर के साथ जनरेट होगी। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्टिक्स से रिगार्डिंग फार्मूला, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ, तो फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर। पावर ऑफ लेंस पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। तो ये होता है इन मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। बाकी इन लॉ में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं आने वाले हैं, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट। लेंस मेकर फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। यूनिट ऑफ तो डायप्टर होते हैं आपके पास। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 2, तो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर, तो डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं कॉनकेव को, डाइवर्जेंट, ठीक है। मिरर की बात हो रही है ना, हाँ। मिरर, जैसे हम लेंस की बात करें तो जो आपके पास कॉन्वेक्स होता है वो आपके पास लाइट को, जैसे अगर हम लेंस की बात करें तो ऐसे होता है, तो ऐसे लाइट जाएगी तो वो कन्वर्स करेगा, है ना, तो वहाँ दूसरे में डाइवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। ऐसा कौन सा स्फेरिकल मिरर इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। यहीं पे हम मिरर की बात करें तो अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं इस तरीके से, तो वो लाइट को कन्वर्स करता है ना, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लेके वो उसको जाएगा, तो वो तो कॉन्वर्जेंट होता है। तो डाइवर्जेंट आपके पास कॉन्वेक्स होना चाहिए यहाँ पे, है ना। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो डाइवर्जेंट होता है। कॉन्वर्जेंट का मतलब होता है जो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो जो आपके पास कॉन्वर्जेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। काउज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। convex lens form a virtual image of an object. What is the position? तो फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर बहुत क्लोज आ जाएगा वो। मैक्सिमम स्कैटर कलर वॉयलेट है आपके पास जिसकी लो वेवलेंथ होती है। मिनिमम की बात की जाए तो रेड कलर होता है जिसकी हाई वेवलेंथ हमारे पास होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करते हैं। एयर बबल द वाटर बिहेव, तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो आपके पास होता है। हु वॉज द फर्स्ट टू प्रिडिक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो आपके पास न्यूटन ने किया था। हु वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, यंग ने आपके पास किया था। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम लेस देन 1 बट नॉट 0, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है। IR spectrum lies between microwave and visible. Which of the following provide the warm? तो IR हीटिंग वेव होती है। Dispersion power depend upon angle of a prism. बाकी यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू एच बी, तो एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। मोमेंटम के साथ तो एनर्जी के साथ डील कर सकते हो। डी ब्रॉगली इक्वेशन आपके पास आती है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पे एन भी आ सकता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। 0 1 2 3 उसकी वैल्यू हो सकती है। नो नंबर ऑफ एमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स, एन इज इक्वल टू पावर बाय एनर्जी, ओके।
बाकी वर्क फंक्शन की वैल्यूज आगे ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक बार पूछ लिया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा आपको पता है 10⁻6 होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34। अगर इसको डाइन में कन्वर्ट करते हो, सॉरी जूल अर्ग में, तो अगर अर्ग में कन्वर्ट करो 10⁻⁻7 होता है, तो 10⁻⁻27 आती है। तो ये कर लेना है क्योंकि ये वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, सॉरी ये रही आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 m e अंडर रूट। ठीक है, वेयर विद टेम्परेचर T वेरिएशन एज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई T। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड फोटोन करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे लास्ट में हमने कुछ डायरेक्ट टर्म्स ही आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग, तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट अ थ्योरी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन के द्वारा। The hypothesis regarding dual nature of material particle was proposed by de Broglie. Matter wave exhibited diffraction। ठीक है, Pauli's exclusive principle is called equivalent simple। ओके, angular momentum of orbital, तो h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई। ठीक है, n, तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो v max इज इक्वल टू ई वी बाई एच, और मिनिमम के लिए H इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी। ओके, बाकी हाफ लाइफ है यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम आपके पास हो गया, तो ये सारे के सारे एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं। 1 AME की वैल्यू 1.6604 इंटू 10⁻⁻27। बोहर रेडियस हो गया ए नॉट इज इक्वल टू 0.54। रे वर्क कांस्टेंट हो गया 1.0961078 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, बाकी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। वेवलेंथ आपके पास लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पफंड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3। ठीक है, ये आपके पास n के साथ भी डील करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ द, तो बोहर रेडियस के साथ डील करता है वो। क्लियर, बाकी ये वैल्यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप इनको स्टडी जरूर करना। ठीक है, आप नोट कर लो इन वैल्यूज को, वो काफ़ी है। इसके बाद आपके पास आता है कम्युनिकेशन, जैसे एंड गेट। ठीक है, तो ये एंड गेट है आपके पास, जिसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के साथ, सॉरी नॉट प्लस, दिस विल बी इक्वल टू डॉट के साथ, है ना, यानी एक भी वैल्यू अगर जीरो होगी, दोनों कंपलसरी होते हैं ना, तो दिस विल बी इक्वल टू वाई, तो एक भी वैल्यू जीरो तो रिजल्ट जीरो। नॉट गेट, इसके मुंह के ऊपर नॉट लगा होता है। ठीक है, विच डोपिंग काउज द होल, तो ट्रायवलेंट इम्प्योरिटीज। वूलन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, तो ये नैंड गेट के लिए आपके पास होती है। ठीक है, AC टू DC रेक्टिफायर, DC टू AC एम्पलीफायर। ठीक है, DC टू AC ऑसिलेटर भी यूज हो जाते हैं। बाकी कम्युनिकेशन चैनल है, सबसे पहले सोर्स आएगा, फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल एंड रिसीवर। व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टीवी ब्रॉडकास्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। व्हाट शुड बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, तो किलोहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज के बीच में रहनी चाहिए। हाइट ऑफ जियो सिनक्रोमनस ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तकरीबन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें 3600 किलोमीटर इन 36। ठीक है, हाउ मैनी जियो सिनरस सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन लिंक ओवर द होल पार्ट ऑफ द अर्थ, कम से कम 3 होनी चाहिए जो कि पूरी अर्थ को कवर कर सके। ठीक है, जैसे आपके पास अर्थ हो गई, तो एक सैटेलाइट यहाँ पे, एक सैटेलाइट यहाँ जैसे, और एक यहाँ पे, तो पूरी की पूरी अर्थ को क्या कर सकती है, कवर अप कर सकती है। तो आज हम आपके लिए 11 12 की जितनी भी फिजिक्स थी उसका एक क्विक रिवीजन लेके आए हैं। एक हमने PDF फाइल भी आपके साथ पहले भी शेयर की थी, अगर आपको याद हो
प्रीवियस में, उसमें तकरीबन 120 क्वेश्चन हमने स्टडी किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ से अगर आप नोट करोगे बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। कल एक और फाइल हम आपके पास लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, यानी आप साइंस ऑफ मेजरमेंट इसको बोलते हो, तो मेजरमेंट ज़रूरी है। तो जितने भी यूनिट्स होंगे उनको हम आपके लिए लेकर आएंगे। एंड उसके बाद फिर केमिस्ट्री का भी एक ऐसे क्यों रिवीजन करेंगे, और फिर मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जो टैट का एक फोल्डर बनाया हुआ है। बाकी इस फाइल को हम वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन में और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जुड़े रहें वी आर अकेडमी के साथ।